बारे में। और ये वाली पंक्ति कौन कह रहा है? राय साहब का ही चल रहा है ना मामला। और ये वाली जो पंक्ति आई है, कौन सी वाली? मैं इसे स्वीकार करता हूं कि किसी को भी दूसरों के श्रम पर मोटे होने का अधिकार नहीं है। उपजीवी होना घोर लज्जा की बात है। कर्म करना प्राणी मात्र का धर्म है। और ये पंक्ति किसकी आ रही है? तो ऊपर राय साहब ही तो बोल रहा है। देखो, राय साहब सभा चतुर आदमी थे और बोले, तो उसी कथन चल रहा है लगातार। दूसरा कोई उसकी काट में भी आया ही नहीं है ना। कि और मुझे गर्व है कि मैं व्यवहार में चाहे कुछ भी करूं, विचारों में उनसे आगे बढ़ गया हूं, मानने लगा हूं कि किसानों ने ये रियायतें अधिकार के रूप में ना मिलेगी, तो उन्हीं का चल रहा है। मैं खुद सद्भावना करते हुए स्वार्थ नहीं छोड़ सकता और चाहता कि हमारे वर्ग को शासन देती। तो कौन बोल रहा है? राय साहब का कथन है ये। लिख लो इसको बगल में आए से, राय साहब। मेहता ताली बजाकर बोलता है कि आपकी जबान में जितनी बुद्धि है, काश उसकी आदि भी मस्तिष्क में होती। बड़े आदमी एक दूसरे को ऐसे बोल सकते हैं, बड़े बड़े आदमी बैठे हुए हैं। ओंकार नाथ बोल रहा है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। हाँ चलो छोड़ो। तो चारों पांचों मित्र बैठे हुए हैं और वही बात चल रही है। यही अभी पार्टी सार्टी चलेगी। ये देखो, यहां देखो, ये यहां से देखो। मिस्टर मेहता उसी ठंडे मन से बोले, नहीं नहीं, मैं इसे बुरा नहीं समझता। समाज व्यक्ति से ही बनता है। व्यक्ति को भूलकर हम किसी व्यवस्था पर विचार नहीं कर सकते। कौन कह रहा है? मेहता। व्यक्ति को भूलकर हम किसी व्यवस्था पर विचार नहीं कर सकते। मैं इसलिए इतना वेतन लेता हूं कि मेरा व्यवस्था पर विश्वास नहीं है। संपादक जी को अचंभा हुआ। अच्छा, तो आप वर्तमान व्यवस्था के समर्थक हैं? अब ये जो कहता है प्रोफेसर मेहता, ये बहुत अच्छा वाक्य है प्रेमचंद का। प्रोफेसर मेहता कह रहे हैं, इसमें देखो अधिकांश जो सवाल पूछने की संभावना रहेगी ना आपकी 80%, उसमें प्रोफेसर मेहता का कथन की संभावना अधिक रहेगी। मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूं कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति का सर्वनाश करना होगा। क्योंकि भाई, कोई कितनी मेहनत करता है, कोई कितनी करता है, तो छोटे बड़े का भेद तो आर्थिक रूप से बनेगा ही। ये मेहता का कहना है। ऐसी बात चल रही है। बड़ी बुद्धि जी बातें चल रही हैं। अंक कौन सा चल रहा है? ये 6वें अंक में ये धनुष यज्ञ में सब बैठे हुए हैं, दोस्त वगैरह, मित्र वगैरह। एक मिनट, ये कथन किसका है? ये देखो तुम, किसकी बात चल रही है? मेहता बोल रहा है राय साहब किनारे हो गए, संपादक जी मैदान में उतरे हैं। ओंकार नाथ। फिर ये किसने बोला कि जी हाँ मानता हूं, बड़े जोरों से मानता हूं? राय साहब बोल रहा है। आपकी बात सुनकर मुझे आश्चर्य हो रहा है, ओंकार नाथ बोल रहा है। आश्चर्य ज्ञान का दूसरा नाम है। ये फिर राय बोला, प्रोफेसर बोला। मैं, राय साहब तो चुप है। अब बात तो ओंकार नाथ और मेहता कर रहे हैं ना। मैं आपका कृतज्ञ हूं, आप इस विषय पर कोई लेखमाला शुरू कर दें।
जी मैं इतना अहमक नहीं हूं, अच्छी रकम दिलवाइए तो अलबत्ता। ये देखो तुम तो इसमें छोटे बड़े का भेद केवल धन से ही नहीं होता। मैंने तो बड़े बड़े धन कुबेरों को भिक्षुकों के सामने घुटने टेकते देखा है, और रूप के चौखट पर बड़े बड़े मही पर नाक रगड़ते हैं। ये वाली पंक्ति किसने बोली है? ये निकालो, फलाओ इसमें से। ओंकार नाथ का है कि राय उसका प्रोफेसर मेहता का है? देखो, शुरू से पकड़ना पड़ेगा इसको। देखो, राय साहब तो किनारे खड़े हो गए, ये अब बीच में नहीं है। बीच में कुश्ती का जोड़ अब किसके साथ में? मेहता का, संपादक के साथ में है। अब तुम फलाओ आराम से। जी हाँ, मैं मानता हूं बड़े क्या। अच्छा, आप ऊंच नीच का भेद मानते हैं? पूछ लिया ओंकारनाथ ने, ये मेहता ने कहा है। ये ओंकार बोल रहा है। आपकी बातें सुनकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। ये फिर मेहता ने कहा है। आश्चर्य ज्ञान का दूसरा नाम है। ये ओंकारनाथ कह रहा है, फिर ये मेहता कह रहा है। जी मैं इतना अहमक नहीं हूं, अच्छी रकम दिलवाइए तो अलबत्ता। ये किसने कहा है? ओंकार का है। तो फिर ये कथन किसका निकल रहा है? लिख लो, मेहता का कथन। मेहता का कथन है ये। इतने में तश्तरी में पान आ गए। राय साहब और मेहमानों को पान इलायची देते हुए बात चल रही है। ठीक है, दूसरी मोटर आप पहुंची है भाई। अभी तक एक मोटर आई है, उस मोटर में से 3 आदमी उतरे हैं। श्याम बिहारी तनखा, प्रोफेसर मेहता और बिजली के संपादक ओंकारनाथ। उत्सव में दूसरी मोटर आ पहुंची है और मिस्टर खन्ना उतरे हैं। और खन्ने का पूरा नाम है चंद्र प्रकाश खन्ना। ये पूंजीपति है, इसके पास गन्ने की मिल है। लिख लो, पूंजीपति है ये चंद्र प्रकाश खन्ना। और कांग्रेस का ये लीडरशिप भी करता है। जैसे राय साहब जेल होकर आ गए ना, ऐसे खन्ना भी जेल होकर के आ गए हैं कांग्रेस के लिए। मिस्टर खन्ना यानी का पूरा नाम है चंद्र प्रकाश खन्ना। तंखे का पूरा नाम क्या है? श्याम बिहारी तंखा। ये कौन है? एक बैंक के मैनेजर हैं। और शक्कर मिल, गन्ने की मिल। अरे शक्कर गन्ना से ही तो बनेगा। तो एक गन्ने की मिल चलाते हैं, शक्कर की मिल, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इसी की मिल में आग लगी थी। खन्ना की पत्नी का नाम गोविंदी है, ये भी लिख लो। उसका भी काफी भूमिका है इस उपन्यास में। खन्ना की पत्नी का नाम गोविंदी है। और गोविंदी का दूसरा नाम और है, कामिनी। ये भी लिख लो, कामिनी उसका नाम है। खन्ना की जो पत्नी है गोविंदी, गोविंदी का ही दूसरा नाम कामिनी है। और अब की बार तो इस गाड़ी में 2 देवियां और है भाई, देवताओं के संग में। राय साहब ने दोनों देवियों को उतारा। वह जो खद्दर की साड़ी पहने बहुत गंभीर और विचारशील सी है, वो तो मिस्टर खन्ना की पत्नी है, कामिनी खन्ना। इसी का नाम क्या है? गोविंदी। और दूसरी महिला तो बिल्कुल टिकटॉप है, ऊंची एड़ी का जूता पहना है और मुख छवि पर हंसी फूट पड़ रही है। बिल्कुल आज के विदेश से पड़ी हुई है। हाँ, डॉक्टरी कर रखी है इंग्लैंड से। मिस मालती डॉक्टर है ये। मिस इसलिए है क्योंकि अनमेरिड है, ऊंची एड़ी का सैंडल पहनती है। आप इंग्लैंड से डॉक्टरी पढ़ करके आई हैं। कौन? प्रेमचंद ही परिचय करवा दे रहा है। मालती। और खद्दर की साड़ी पहने गंभीर विचारशील महिला कौन बताई गई है? कामिनी कौन है? गोविंदी है। अब तो ये प्रैक्टिस करती है, डॉक्टरी तो इंग्लैंड से पढ़ी आई।
ताल्लुकेदारों के महलों में उनका बहुत प्रवेश है। नवयुग की किसके बारे में प्रेमचंद कह रहे हैं कि ये नवयुग की साक्षात प्रतिमा है। मालती के लिए आ रहा है सेंटेंस। कोमल शरीर की है पर चपलता कूट कूट कर भरी हुई है, झिझक संकोच का कहीं कोई नाम नहीं है, मेकअप में दक्ष है, और एकदम कुछ भी खिला पिला दो, सिगरेट पिला दो, चाहे तुम रेड वाइन पिला दो, बला की हाजिर जवाब है, पुरुष मनोविज्ञान की बहुत अच्छी जानकार है। अब जब प्रेमचंद ही उनके चरित्र की विशेषता गिरा रहा है तो यहीं से सवाल उठ जाएगा कि इनके चरित्र की कौन सी विशेषता नहीं है। पूरा रेखांकित करो। झिझक संकोच नहीं है कहीं भी, कोमल शरीर की है, हाजिर जवाब है, पुरुष मनोविज्ञान की बहुत अच्छी जानकार है, आमोद प्रमोद को जीवन का तत्व समझती है कि क्या है, हंसो खुशो जियो जिलो जिंदगी, आज है कल नहीं, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। कौन मानता है? मालती। लुभाने और रिझाने की कला में तो एक नंबर की है, किसी को भी रिझा ले लुभा ले। कौन कौन है निपुण? मालती। तो नाम ही सोच समझ कर रखा है इसका। जहां आत्मा का स्थान है वहां तो प्रदर्शन है, और जहां हृदय का स्थान है वहां हाव भाव और मनोद्गारों पर कठोर निग्रह है, जिसमें इच्छा या अभिलाषा का लोप सा हो गया हो। ये सब बातें मालती के लिए कही गई है। मिस्टर मेहता से हाथ मिलाते हुए कहा, हाथ मिलाती है, ऐसे नहीं कि नमस्ते नमस्कार नहीं, और हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, और एक हाथ मिलाया जुनिया ने गोबर से कि अब पूरी जिंदगी हाथ टच कर लिया ना हाथ, अब निवाह करना पड़ेगा। और ये तो किसी से भी हाथ मिला लेगी, ले मिला हाथ, तो हाथ मिलाने से कौन सा क्या हो गया? क्यों, तुमने देखा है हाथ मिलाते हुए? है? नहीं नहीं, नॉर्मल है। यहाँ राजस्थान में थोड़ा पिछड़ापन है, दिल्ली में तो सभी हाथ मिलाते हैं। हाँ, क्लासमेट हो, कोई साथी आ गए, अरे कैसी है शीला, रहा ऑल इज वेल। आपने मिस्टर मेहता से हाथ मिलाती हुए कहा, सच कहती हूँ आप सूरत से ही फिलोसफर मालूम होते हैं। देख लो, झाड़ रही है, इसको आकर्षित करना चाह रही है। इस नई रचना में तो आपने आतंकवादियों को उधेड़ कर रख दिया। कौन सी नई रचना इसने लिखी है ना, जिसकी लोकप्रियता जितनी होनी थी उसकी शतांश भी नहीं हो पाई, प्रेमचंद ने लिखा है। तो उसमें तो आपने आतंकवादियों को उधेड़ कर रख दिया। इसको अच्छा लगेगा? देखो, मेरी किताब पढ़ के आई है तो कितनी अच्छी बात है ना। पढ़ते पढ़ते कई बार मेरे जी में ऐसा आया कि आपसे लड़ जाऊं। फिलोसफरों में सहृदयता क्यों गायब हो जाती है? मेहता झेप गए, बिना ब्याहे थे, नए युग की रमणी के साथ में टक्कर नहीं हो सकती। नए नवयुग के रमणियों से पनाह, एक प्रकार से तो आश्रय मांगते थे, अलग होने की कोशिश करते थे। पुरुषों की मंडली में खूब चहकते थे, मगर कोई महिला आ जाए तो जवान बंद। कि इसकी विशेषता बताइए प्रोफेसर मेहता की। जैसे बुद्धि पर ताला लग जाता था, स्त्रियों से शिष्ट व्यवहार तक करने की सुधि न रहती थी, तो महिलाओं को देख के घबराते थे। ये कौन? और वो भी कैसी महिला? करंट वाली महिला, आधुनिक समाज की ज्यादा पढ़ी लिखी। क्योंकि शुरू में आप देखोगे तो ये गोविंदी को आदर्श स्त्री मानता है। गोविंदी यानी कामनी, खन्ना की पत्नी है ना, उसको आदर्श स्त्री मानता है, और इसको तो ये लंपट मानता है। लेकिन बाद में प्रेमचंद ने मालती के चरित्र की हत्या कर दी। वो जैसी थी विलासनी प्रवृत्ति की, उसको घोर आदर्शवादी दिखा दिया कि वो फ्री में सबका इलाज कर रही है, उपकार कर रही है। किसी के चरित्र में इतना बदलाव नहीं हो सकता है। इसलिए मालती एक इंपॉर्टेंट चरित्र होते हुए भी एक दुर्बल चरित्र बन गई है। हाँ, ये बात अलग है कि सबसे प्रखर चरित्र तो भले ही धनिया है, पर धनिया तो पढ़ी लिखी नहीं है। इसलिए पढ़ी लिखी स्त्रियों का नेतृत्व कौन करती है? मालती। और ये गांव की पूरी स्त्रियों का नेतृत्व कौन करती है? तो धनिया। लेकिन आप ये कहो कि मालती इस उपन्यास की नायिका है तो गलत हो जाएगा। नायक तो हौरी और नायिका तो धनिया ही है। मिस्टर खन्ना ने पूछा, फिलोसफरों की सूरत में क्या बात होती है? आपस में बात चल रही है, और चलने दो इनकी बातों को।
अरे खन्ना मजा ले रहा है इनके आपस में बात में। खन्ना ने आंख मार के कहा कि फिलोसफर किसी की बात का बुरा नहीं मानते, चलने दो चलने दो। आपस में छेड़खानी हंसी मजाक चल रही है, अभी तो वाइन वाइन और आएगी। ओंकारनाथ वाइन नहीं पीता है, शर्त लग गई और कहा मालती ने कि मैं पिला दूं तो, और पिला दी और पीली खुश होके कि एक रमणी अपने हाथ से यदि प्याला पिला रही है और मैं ना पीऊं तो नारी जाति का अपमान हो जाएगा। अब देख लो ऐसी हंसी मजाक की बात चलती है। अब देखो सुनो साहब, मैंने प्रतिज्ञा की है, कितने पन्ने और है इस अंक में? है बहुत है क्या? तो बहुत है तो इसको रोक ही दो फिर। है 15 पन्ने तो ज्यादा है यार, तो इसको रोक दो, कोई दिक्कत नहीं है, कल बात करते हैं इसके बारे में फिर, है ना। इसमें कुछ आएंगे दो चार इंपोर्टेंट आंसर करेंगे रेखांकित। चलो फिर कल बात करें, है ना। क्लास को रोक देना ठीक है क्योंकि 1:30 बज गया। और कोशिश करना, अब तुम्हारे हाथ में ये उपन्यास भी है, कम से कम थोड़ी बहुत इसकी रीडिंग करो आप, है ना। हाँ भाई ठीक है अनुपम, अरे ना हम कहाँ के फिलोसफर यार। चलो ठीक है, तो फिर कल कल का रखो इसको, है ना। कौन से अंक पर चल रहे हैं हम लोग? तो मालती कहती है कि मैं शादी करूंगी तो किसी फिलोसफर से करूंगी। देखना भाई, मिसेज खन्ना को कविता लिखने का शौक था। मिसेज खन्ना का नाम क्या है? कामिनी। यानी दोनों एक ही नाम है ये। चंद्र प्रकाश खन्ना जो पूंजीपति है और गन्ने शक्कर की मिल है जिसकी। पात्रों का नाम जरूर याद रखना। अच्छा, तो तैयारी में दिक्कत आ गई है बच्चा, आपको बेबी है ना। कोई नहीं कोई नहीं, आप थोड़ा सा जितना टाइम मिल रहा है उतना टाइम अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए निकालो, अभी तो समय है। सेकंड ग्रेड में तो अभी ठीक ठाक समय है, स्वास्थ्य को तो पहले ध्यान रखो। छठा अंक चल रहा है ना ये। तो मिसेज खन्ना को कविता लिखने का शौक है। गोदान को पढ़ते समय मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पंक्तियां इस उपन्यास में रेखांकित की है, वो मैं आपको यहाँ भी करवाऊंगा। ये कामिनी नाम आ रहा है ना, ये कामिनी मालती का दूसरा नाम नहीं है, कभी कंफ्यूज हो जाओ, पूछा हुआ सवाल है ये कि गोदान उपन्यास में कामिनी किस स्त्री पात्र का दूसरा नाम है। तो मालती भी था उसमें, गोविंदी भी था, जुनिया, तो गोविंदी और कामिनी एक ही औरत के नाम है दोनों। अगर धन मेरे जीवन का आदर्श होता तो आज मैं इस दशा में न होता। मुझे भी धन कमाने की कला आती है, आज चाहूं तो लाखों कमा सकता हूं, लेकिन यहाँ तो धन को कुछ नहीं समझा ही नहीं। साहित्य की सेवा अपने जीवन का ध्येय और रहेगा। ऐसा लग रहा है खुद प्रेमचंद ही बोल रहे हो अपने बारे में। कथन किस पात्र का है ये?
मेहता का, मेहता कहाँ है यहाँ? संपादक जी आए हैं मिलने। नहीं, ये संपादक जी बोल रहे हैं, तुम गलत हो। ये संपादक ओंकार नाथ का कथन है। लिख लो, संपादक ओंकार नाथ। कथन ही तो महत्वपूर्ण है इसमें। अगर धन मेरे जीवन का आदर्श होता तो आज मैं इस दशा में न होता। मुझे भी धन कमाने की कला आती है, आज चाहूं तो लाखों कमा सकता हूं, लेकिन यहाँ तो धन को कुछ समझा ही नहीं। साहित्य की सेवा अपने जीवन का ध्येय और रहेगा। अरे बिजली पत्रिका का संपादक है कि नहीं है? तो वो भी तो साहित्य की सेवा है भाई। और अब आप आगे चलो। क्या मेरी रानी महारानी आप है, उसे को बोल रहा है मालती को। मालती से बड़ा प्रभावित है। मालती ने तो इसको दारू पिला दी, जबकि दारू नहीं पीता था ये, सिद्धांतवादी बनता था। अभी आएगा देखो आगे लिखा हुआ। और कामनी है यहाँ पर, संपादक है, और क्या है? अच्छा, मालती आपसे कुछ कहना चाहती है, राय साहब ने पुकारा। अच्छा, ये तो मेरी रानी महारानी आप है, ये तो कामनी से बोल रहा है। इंपॉर्टेंट चीज देखो आप। ये पढ़ना है कि मैं व्यक्ति और कर्म वचन में सामंजस्य नहीं रख सकता, चाहे कुछ भी हूं, सिद्धांतवादी नहीं हूं। ये कहाँ कहा है इसने? इसके एक पन्ना बाद में ये कहता है, जो व्यक्ति कर्म और वचन में, देखो आपको दिखेगा कहीं। मिस मालती ने रुक से आगे है, आगे है, आगे है, यहाँ है। आपके पत्र में विदेशी वस्तुओं के विज्ञापन क्यों होते हैं? पत्र कौन सा है? बिजली। ये देखो, यहाँ देखो। मैं तो सिद्धांतवादी पत्रों को देखकर जल उठती हूँ, है ना। दिया असला देखा, जो व्यक्ति कर्म और वचन में सामंजस्य नहीं रख सकता, वह और चाहे जो कुछ हो, सिद्धांतवादी नहीं है। ये कौन कह रहा है? ओंकारनाथ। ओंकारनाथ कहाँ कह रहा है? मैं तो सिद्धांतवादी पत्रिका को देखकर जल उठती हूं। तो ये तो लड़की हो गई ना। जी चाहता है जी असलाई दिखा दूं। तो ये मालती का कथन है। लिख लो, ये मालती का कथन। गोदान उपन्यास लाए हो ना साथ में, तो उसमें लिख लो, ये मालती का कथन है। इस किताब के रूप में छटनी करना अधिक आसान है, इसलिए मैंने स्मृतिक लगा लिया है। इसके बाद में जो मेहता कहते हैं कि इसलिए मैं समझता हूं कि मुक्त भोग आत्मा के विकास में बाधक नहीं होता। इसको रेखांकित करो। मुक्त भोग आत्मा के लिए, मेहता ने निसंकोच भाव से कहा। ये पंक्ति है, मेहता ने निसंकोच भाव से कहा।
यहां आएगा देखो। ये देखो, मेहता के इस कथन को रेखांकित करो। इसलिए मैं समझता हूं कि मुक्त भोग आत्मा के विकास में बाधक नहीं होता। विवाह तो आत्मा को और जीवन को पिंजरे में बंद कर देता है। विवाह विवाह तो पिंजरे में बंद कर देता है, और मुक्त भोग आत्मा के विकास में बाधक नहीं होता। ये मेहता मानता है फ्रीडम, ओनली लव नॉट मैरिज। मेहता का आइडियाज है। मेहता प्रोफेसर है, वो कुछ भी सोच सकता है, फिलोसफर है। और इसके बाद में ये जो बात बोला है, ये मालती पूछती है भाई तुम्हारा विवाह में विश्वास है कि नहीं है, क्यों मालती अपनी रोटी सेकना चाहती है। तो वो समझा देता है, ये देखो, विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूं, और उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष को है न स्त्री को। समझौता करने से पहले आप स्वाधीन हैं, समझौता हो जाने के बाद आपके हाथ कट जाते हैं। कौन कह रहा है? मेहता। भाई शादी मत करो आप, वहां तक स्वतंत्रता है, परंतु यदि शादी हो गई तो आपका विवाह विच्छेद अधिकार नहीं है। अब तो आपको जैसी भी मिल गई उसी के साथ रहना पड़ेगा। उससे पहले ही सावधान हो जाओ, नहीं करनी तो शादी, है ना। अब एक बात आपको ध्यान में ये रखनी है। हाँ 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 हाँ, सभी को सुप्रभात। हाँ, बात कर लेना, है ना। तो प्रेमचंद ने किन पात्रों के द्वारा, उड़ान अच्छी नहीं भरी आज इसने, और नीचे होकर उड़ना चाहिए था। तो प्रेमचंद ने, तो लिखो आप कहीं भी नोट करो, प्रेमचंद ने गोदान उपन्यास में, प्रेमचंद ने गोदान उपन्यास में, प्रेमचंद ने गोदान उपन्यास में मेहता, मालती और गोविंदी, मेहता, मालती और गोविंदी पात्रों के द्वारा, सबसे पहला नाम तो मैंने इंपॉर्टेंट कौन सा लिखवाया है? मेहता। तो मेहता, मालती और गोविंदी, प्रेमचंद ने गोदान उपन्यास में मेहता, मालती और गोविंदी पात्रों के द्वारा अपने प्रेम, विवाह, प्रेम को अलग करना, कॉमा लगा के विवाह करना, प्रेम, विवाह और नारी संबंधी दृष्टिकोण प्रकट किया है, और नारी संबंधी दृष्टिकोण प्रकट किया है। और नारी संबंधी, भाई प्रेम क्या है, विवाह क्या है, नारी आखिर क्या चीज है, इन सब चीजों पर विचार प्रेमचंद ने किन पात्रों के द्वारा किया? मेहता के द्वारा, मालती के द्वारा, गोविंदी के द्वारा, है ना। अभी तो मेहता इसमें विमेंस लीग में भाषण देता है, तो बहुत सारी बातें कहता है वो नारी के बारे में, अच्छी अच्छी बातें। एक चीज और ध्यान रखना, हौरी प्रेमचंद के हृदय का प्रतिनिधित्व करता है। लिख लो, हर चीज को लिखो, कॉपी को खोल के बैठो। गोदान उपन्यास के पन्नों पर तुम कितनी लाइन लिख लोगे? मैं तो कोई 150-200 लाइन लिखाऊंगा बीच बीच में। अपने नोट्स में लिखो, अपनी कॉपी खोलो, उपन्यास से ज्यादा महत्वपूर्ण तुम्हारी कॉपी है। हौरी यदि प्रेमचंद का हृदय है, हौरी यदि प्रेमचंद का हृदय है, तो मेहता प्रेमचंद का मस्तिष्क है। हौरी यदि प्रेमचंद का हृदय है, तो मेहता प्रेमचंद का मस्तिष्क है। तो मेहता प्रेमचंद का मस्तिष्क है। हौरी यदि प्रेमचंद का हृदय है, तो मेहता प्रेमचंद का मस्तिष्क है। तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि
प्रेमचंद के हृदय का प्रतिनिधित्व कौन सा पात्र करता है? हौरी। और प्रेमचंद के मस्तिष्क का प्रतिनिधित्व कौन सा पात्र करता है? तो मेहता है। तो विवाह को एक सामाजिक समझौता मान रहे हैं ये। तो आप तलाक के विरोधी हैं क्यों? मालती पूछ रही है। पक्का तलाक का पक्का विरोधी हूं मैं। और मुक्त भोग वाला सिद्धांत वह उनके लिए जो विवाह नहीं करना चाहते हैं, जैसे सरेपा। अपनी आत्मा का संपूर्ण विकास सभी चाहते हैं, फिर विवाह कौन करे और क्यों करे? तो आत्मा के संपूर्ण विकास का बाधित होता है क्या विवाह? हाँ, मतलब विवाह देखो, फिर चीजें आप आपके अनुसार स्वतंत्र नहीं है। आपका मन चाहे घूमना, आपका मन चाहे कहीं जाना, आप परिवार से बन चुके हो, पूरा बैलगाड़ी बन के चलो, फिर आप अकेले बैल बन के विहार नहीं कर सकते हो। आज मेरा मन करता है यार मैं वहां घूमने जाऊं, तो दोस्तों के साथ घूमने चला जाऊं, तो घर में कोराम मच जाए। बच्चे के पापा हमको लेके नहीं गए, बीबी के हमको लेके नहीं गया, उनको लेके जाऊं तो फिर दोस्तों को लेके कैसे जाऊं? और जीवन में इंपॉर्टेंट जितने दोस्त उतना परिवार भी है। अब दोस्तों का मजा परिवार नहीं दे पाएगा, और परिवार का आनंद खैर तो दोस्त भी नहीं दे पाएंगे। दोनों ही बात है। पर किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती है जब हम स्वतंत्र होते हैं ना। तो कुछ भी निर्णय करने के लिए हम स्वतंत्र होते हैं। और विवाह के बाद आपके निर्णय स्वतंत्र नहीं रहते, उन निर्णयों के पीछे परिवार को फिर देखना पड़ता है। अभी मस्त रहता है, प्रोफेसर है, बढ़िया सैलरी मिल रही है, क्या है लफड़ा फड़ा में। मालती इसके पीछे परेशान है कि कोई तरीके से ही पकड़ में आए, क्योंकि मैं ब्रिटेन की डॉक्टरी पढ़ के आया हूं। ई प्रोफेसर है, जोड़ी बराबर की होनी चाहिए, डॉक्टर प्रोफेसर की जोड़ी मिल रही है। खन्ना ये चाहता है कि मैं पूंजीपति हूं, मेरी तो जो बीबी है वो घर की मुर्गी दाल बराबर है, उसको तो मैं गंवार मानता हूं, जबकि वो सभ्य है, अच्छे कपड़े पहनती है, खादी की साड़ी पहनती है, कविता करने में उसकी रुचि है, ब्रिलियंट और है। पर वो उसकी बीबी है तो महत्वहीन है। वो मालती के पीछे पागल है, मालती मेहता के पीछे पागल है, एक दूसरे को ना मिल सके, यही विडंबना है जीवन की। सही जगह यदि कोई किसी के प्रति पागल है तो तुरंत तैयार बैठा है, लेकिन एक के पीछे वो, एक के पीछे वो। अभी आगे स्पष्ट बात खुलेगी, ये ध्यान रखना है तुमको। तुम कहोगे हाँ ध्यान रखना है, गुरु जी मजा ले रहे हो, ये भी कोई सवाल परीक्षा में आते हैं? अरे परीक्षा में तो यहां तक आ गया कि लव इन रिलेशनशिप, इस शब्द का प्रयोग किया गया कि लव इन रिलेशनशिप का सूत्र प्रेमचंद के कौन से उपन्यास में मिलता है? गोदान में। आप पूछ लेंगे गोदान में किस पात्र के द्वारा, तो मालती कहती है बाद में कि विवाह करके पति पत्नी बनकर रहने से ज्यादा अच्छा यह है कि हम मित्र बनकर साथ रहेंगे। यही है वो संकेत। तो ये तो कुछ भी पूछ लेंगे। वो क्यों आ गया नेट की परीक्षा में? मैं विप्र हूं, धन दौलत की तो रोज भीख पाता हूं, आज मुझे रूप का दान दे दो। कौन दे देगी? जुनिया। वो सवाल परीक्षा में आ गया। पाठ पाठ है, प्रसंग चाहे जो भी हो आ जाते हैं। गोबर की उम्र पूछ ली कॉलेज में, 16 साल की। आप किसे श्रेष्ठ समझते हैं? सीधे पूछ रही है मालती। इसके आइडिया जानो भाई, ये मुझसे ब्याह करेगा भी कि नहीं करेगा? क्या विवाहित जीवन को अच्छा मानते हो कि अविवाहित जीवन को मानते हो? अब मेहता ने जो जवाब दिया ये आपके काम का है। मेहता क्या कह रहा है? जब मैं समाज की दृष्टि से सोचता हूं तो विवाहित जीवन सही है, लेकिन जब व्यक्ति की दृष्टि से सोचता हूं तो अविवाहित रहना ही अच्छा है। समाज के अनुसार चलोगे तो भाई विवाह। अब मान लो तुम विवाह नहीं करोगे तो बालक बच्चे कहां से होंगे? और जब बालक बच्चे ही नहीं होंगे तो अगली पीढ़ी का विकास कैसे होगा? समाज कैसे आगे चलेगा? रिश्ते नाते कैसे पल्लवित होंगे? है ना भाई? बालक बच्चे होंगे तभी तो कोई बहन है, कोई भाई है, कोई 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 है। आप शादी मत करो, शादी मत करो तो जो पीढ़ी आ रही है उसकी सब रिश्तेदारी खत्म, क्योंकि पीढ़ी आई नहीं तो किसकी रिश्तेदारी? और फिर सभी इंसान ये सोच लेंगे हम तो विवाहित रहेंगे, और उसका बाप भी ये सोच लेता तो ये सोचने वाला कहां से आता? तो समाज की दृष्टि से तो भाई देखो विवाह जरूरी है, एक आवश्यक संस्था है, लेकिन व्यक्ति की दृष्टि से वो मेहता किसको अच्छा मानते हैं? अविवाहित जीवन को।
धनुष यज्ञ का अभिनय निकट था। अब देखो, इस सबको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर चलो इसमें एक बात ध्यान रखना कि एक खान का रूप बना करके आता है, ये तो अभिनय करने में तल्लीन है, बंदूक लेकर आप उन सबको मार देगा, आप उन सबका पैसा छीन लेगा, और ये कौन महिला है, अपन तो इसको उठा के ले जाने का मांगता है। उसकी तरफ देख के बोला मालती की तरफ, मालती डर गई, राय साहब डर गया, सब डर गए, लेकिन वहां हौरी भी तो था, जनक का माली बना हुआ था। उसने पकड़ा खान को और बंदूक ऊपर करी, पटका नीचे जोर से दे मारा, और ड्रेस व्रेस खुल गई उसकी, मालूम चला ये तो मेहता है जो एक मजाक कर रहा है। तो एक खान का रूप बनाकर कौन आया था, मेहता, इसको तो वैसे याद रख लेना। और उसको गिरा किसने दिया, निर्भीकता का परिचय दिया था हौरी ने, जो माली का रूप धारण कर रखा था उसने। अच्छा, इसमें एक पात्र आएगा, एक बार क्वेश्चन आया था और सवाल ये था कि इस गोदान उपन्यास में एक ऐसा पात्र है जो लखनऊ से संबंधित है, और वैश्याओं का जो जीवन जो है वो बहुत ही, मतलब क्या ही कहें कि वो कैसा जीवन होता है। तो वो चाहता है कि भाई कैसे इन वैश्याओं का उद्धार हो। तो वैश्य जीवन की समस्या को मिर्जा खुर्शीद के द्वारा उठाया गया। पात्र का नाम है मिर्जा खुर्शीद। वो वैश्याओं की नाटक मंडली बनाना चाहता है कि नाटक मंडली बना करके इनसे काम करवाया जाए और अच्छा जीवन अभिनय करते हुए या अपना पैसा वैसा कमाए। तो ये सवाल विगत भर्ती परीक्षाओं में घूमा भी है और घूमता भी रहता है कि गोदान उपन्यास का कौन सा पात्र है जो कि वैश्याओं की नाटक मंडली बनाने का सुझाव देता है। तो मिर्जा खुर्शीद, और मिर्जा खुर्शीद इसमें आएगा, ये मिर्जा खुर्शीद के बारे में दे रखा है। मिर्जा खुर्शीद, मिर्जा खुर्शीद ये लिख रहा है ना, आप चाहो तो इसके ऊपर लिख सकते हो, चाहे अपनी कॉपी में लिख लो। मिर्जा खुर्शीद वैश्याओं की नाटक मंडली बनाने की बात करता है। मिर्जा खुर्शीद वैश्याओं की नाटक मंडली, मिर्जा खुर्शीद वैश्याओं की नाटक मंडली बनाने की बात करता है। वो आगे आएगा उल्लेख, लेकिन तुम लिखा भी लो, जो जो प्रमुख चीजें आ रही हैं उनको नोट करते चलो। तो वैश्याओं की नाटक मंडली बनाने की बात कौन करता है, मिर्जा खुर्शीद। और देखना जरा, ये मिर्जा खुर्शीद की चरित्र की विशेषता बताई गई है। ये गोरे चिट्टे आदमी थे, भूरी भूरी मूछे, नीली आंखें, दोहरी देह, चांद के बाल, सफाचट है, छकलिया अचकन चूड़ीदार पजामा पहन रखा है, ऊपर से हैट लगा लेते हैं। काउंसिल के मेंबर हैं। देखो काउंसिल के मेंबरों में, एक तो काउंसिल के मेंबर में ये है राय साहब, काउंसिल के मेंबरों में खन्ना भी रहे हैं, काउंसिल के मेंबर में मिर्जा खुर्शीद का भी नाम दिया है। और फलाहार समय खर्राटे लेते रहते थे, वोटिंग के समय चौक पड़ते थे, नेशनलिस्टों की तरफ से वोट देते थे। किसकी तरफ से, नेशनलिस्टों की तरफ से। और ये सूफी मुसलमान थे, 2 बार तो हज कर आए हैं, मगर शराब खूब पीते हैं। नहीं, हज करने वाला शराब नहीं पीता है, खूब शराब पीता है जम के है? अरे इनके मक्का मदीना हज की यात्रा होती है, धार्मिक यात्रा होती है, मुसलमानों का पवित्र स्थल है। मक्का मदीना की यात्रा करने जाते हैं तो हज करना बोलते हैं उसको। धार्मिक मुसलमान कहते हैं कि जब हम खुदा का एक हुक्म भी नहीं मानते तो फिर पियो। ये मिर्जा खुर्शीद है जो वैश्याओं के लिए नाटक मंडली बनाने की बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे चलो। है, क्यों नीचे करें, मिला नहीं तुमको? मिर्जा खुर्शीद गोरे छिट्टे आदमी थे, हैं, काउंसिल के मेंबर थे, नहीं लिखा हुआ? तो वो एक लाइन लिख लो, काउंसिल के मेंबर थे।
सुनो, इसको तो मत लिखो, क्योंकि इसमें भी नहीं लिख रखा। ये पता नहीं इसमें कहां से ये ये मूल मूल इसमें नहीं लिख रखा है। और यदि होगा तो आगे लिखा मिल जाएगा। तुम ज्यादा इंटेलिजेंट मत बनो, तुम्हारे हाथ में जो है वो सही है। कुल मिलाकर ये कौन सा अंक चल रहा है बताओ जरा। 6 अंक चल रहा है। तो 6 अंक चल रहा है, तो धनुष यज्ञ वाला जो सीन चलेगा वो देखते हैं फिर आगे कौन सीन चल रहा है। देखो सुनो, ओंकार नाथ के जीवन में यह पहला अवसर था। ओंकार नाथ के जीवन में ये पहला अवसर था। ओंकार देखो, मेहता शराब पीकर मस्त हो जाते थे। देखो, क्या मेहता वाइन पीता है? फिलोसफर है। और जब पिएगा तो उसकी मस्ती में उसका दर्शन उड़ जाएगा। राय साहब क्या कह रहे हैं, काजी के घर भी चूहे भी सियाने होते हैं। भाई रंगत की संगत तो आती है। मेहता, मेहता खुर्शीद, मिस्टर तनखा। मिस्टर तनखा की जेबों की तलाशी ली, उसमें से तो केवल 10 ही रुपए निकले। और मेहता की जेब से अठन्नी निकली। ये निकाल क्यों रहे हैं? ये शर्त लगी है कि यदि मालती शराब पिला दिया ओंकारनाथ को तो उसको इनाम दिया जाएगा। देखो, मेहता आकड़ कर लाल लाल आंखों से ताकते बोले, अजी कुछ नहीं, ऐसा कौन सा बड़ा काम था। बोली आप मेहता जी आइए। मैंने अंदर जाकर कहा, वहां लोग ब्रिज खेल रहे हैं, मिस मालती 500 रुपए हार गई है और अपनी अंगूठी बेच रही है। अंगूठी 1,000 से कम की नहीं है, आपने तो देखा है। वही आपके पास रुपए हो तो 500 रुपए दे करके 1,000 की चीज ले लीजिए। ऐसा मौका फिर ना मिलेगा। मिस मालती ने इस वक्त रुपए ना दिए तो बेदाग निकल जाएगी। पीछे से कौन देता है? शायद इसलिए उन्होंने अंगूठी निकाली है कि 500 रुपए किसके पास धरे होंगे यहाँ। तो मुस्कुराई और चट अपने बटुए से 500 नोट निकाल कर दे दी और बोली, मैं बिना कुछ लिए घर से नहीं निकलती, न जाने कब जरूरत पड़ जाए। तो खन्ना खिसिया कर बोले, जब हमारे प्रोफेसरों को यह हाल है तो ये तो लेकर रेखांकित करो। ये खन्ना बोल रहा है कि जब हमारे प्रोफेसरों का यह हाल है तो यूनिवर्सिटी का तो ईश्वर ही मालिक है। इनकी जेब में से कुछ खास निकल नहीं रहा है। पर चूंकि सवाल की कोई भाषा नहीं बन रही है यहाँ। ये देखो, ओंकार नाथ जी के जीवन में ये पहला अवसर था कि इतने लोगों में बैठा वगैरह वगैरह जो भी है। अब ये इसमें देखो ये क्या कह रहा है। इसलिए लोग उन्हें खाली ढोल समझते थे, उसी समाज में आज उनका इतना सम्मान। कहाँ है आज स्वराज्य, स्वाधीन भारत और हंटर के संपादक, ये सब अखबारों के नाम है ना। हुआ कैसा एक बार, ये तो ओंकार नाथ याद कर रहा है अच्छे अच्छे अखबारों को। पूछा कि इस गोदान उपन्यास में ओंकार नाथ किस पत्रिका के संपादक थे। और यहां से ले लिया स्वराज, स्वाधीन भारत, हंटर और बिजली। तो बिजली के ही तो संपादक हैं, इनको तो वैसे ही याद कर रहा है। अब सीधे सीधे 2 पन्ने आप बढ़ जाओ। और मालती ने उसी स्वर में कहा, मालती ने उसी स्वर से कहा, यहां देखो। ऊपर गया क्या? चलो कोई नहीं, तुम देखो यहां तक पढ़ो, यहां से आगे पढ़ो।
मिस मालती इसे किसी तरह स्वीकार नहीं कर सकती। सभापति पंडित जी को बनना पड़ेगा। नगर में उसे ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति दूसरा नहीं दिखाई दिया जिसकी कलम में जादू है, जिसकी जबान में जादू है, जिसके व्यक्तित्व में जादू है। वह कैसे कहता है कि प्रभावशाली नहीं है? वह जमाना गया जब धन और प्रभाव में मेल था। अब प्रतिभा और प्रभाव के मेल का युग है। संपादक जी को यह पद अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा। ये कौन कह रही है? मालती। इस सभा का पंडित किसको बनाना चाह रहा है? ओंकारनाथ। पंडित ओंकारनाथ ही तो नाम है पूरा इसका। तो पंडित ओंकारनाथ के बारे में कह रही है मालती कि जिसकी कलम में जादू है। मेहता के लिए नहीं आ रहा है। जिसकी कलम में जादू है, जिसकी जबान में जादू है, जिसके व्यक्तित्व में जादू है, वह कैसे कहता है कि वह प्रभावशाली नहीं है? कि वह जमाना गया जब धन और प्रभाव में मेल था। अब तो प्रतिभा का प्रभाव के मेल से युग है। तो ये मालती कह रही है कि इसी को हेड बनाया जाएगा इस सभा का। तो संपादक जी को यह पद अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा। मंत्री मिस मालती होंगी। इस सभा के लिए 1000 का चंदा भी हो गया है। अभी तो सारा शहर और प्रांत पड़ा हुआ है। 4-5 लाख मिल जाना मामूली बात है। तो एक सभा बनाने की बात चल रही है। सभा का सभापति कौन बनाया जाएगा? ये पंडित ओंकारनाथ। अब ओंकारनाथ पर तो नशा से चढ़ने लगा। उसके मन में एक प्रकार की फुररी सी उठ रही थी। उसने गंभीर उत्तरदायित्व का रूप धारण कर लिया। बोले, मगर ये आप समझ ले मिस मालती कि ये बड़ी जिम्मेदारी का काम है और आपको अपना बहुत समय देना पड़ेगा। मैं अपनी तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप सभा भवन में मुझे सबसे पहले मौजूद पाएंगी। मिर्जा जी ने पुचारा दिया। मिर्जा कौन है? मिर्जा तो खुर्शीद है। और तंखा कौन है? तंखा श्याम बिहारी तंखा है। श्याम बिहारी तंखा का मूल काम क्या है? वैसे तो ये वकील है पेशे से, लेकिन अब बीमा कंपनियों में एजेंट का काम करते हैं। आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी ये नहीं कर सकता कि आप अपना कर्ज अदा करने में कभी किसी से पीछे रहे। तो मिर्जा जी छड़ा रहे हैं उसको। मिस मालती ने देखा शराब कुछ कुछ असर करने लगी है, तो और भी गंभीर बनकर बोली, अगर हम लोग इस काम की महानता न समझते और शराब पी करके ये बड़ी बड़ी बातें होती है। वैसे तो होश हवास में ऐसी बातें नहीं हो पाती है। तो न ये सभा स्थापित होती, न आप इसके सभापति होते। हम किसी रईस या ताल्लुकेदार को सभापति बनाकर धन खूब बटोर सकते हैं और सेवा की आड़ में स्वार्थ सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन यह हमारा उद्देश्य नहीं। हमारा एकमात्र उद्देश्य जनता की सेवा करना है। और सबसे बड़ा साधन आपका पत्र है। हमने निश्चय कर लिया। पत्र कौन सा? बिजली पत्रिका निकालते हैं ना। एक नगर और गांव में उसका प्रचार किया जाए और जल्द से जल्द उसकी ग्राहक संख्या को 20,000 तक पहुंचा दिया जाए। प्रांत की सभी म्यूनिसिपैलिटियों और जिला बोर्डों के चेयरमैन हमारे मित्र हैं। कई चेयरमैन तो यहीं विराजमान हैं। अगर एक ने 500-500 प्रतियां भी ले ली तो 25,000 प्रतियां। तो आप यकीन समझे। फिर राय साहब और मिर्जा साहब की यह सलाह है कि काउंसिल में इस विषय का एक प्रस्ताव रखा जाए कि प्रत्येक गांव के लिए बिजली की एक प्रति सरकारी तौर पर मंगाई जाए या कुछ वार्षिक सहायता स्वीकार की जाए। हमें पूरा विश्वास है कि प्रस्ताव पास हो जाएगा। ओंकार नाथ ने जैसे नशे में झूमते हुए कहा, हमारे गवर्नर के पास डेपुटेशन ले जाना होगा। मिर्जा खुर्शीद बोले, जरूर जरूर। मैं गर्व नहीं करता, अभी गर्व करने का समय नहीं आया, लेकिन मुझे इसका दावा है कि ग्राम में संगठन के लिए बिजली ने जितना उद्योग परिश्रम किया है। तो ओंकारनाथ बोल रहा है। मिस्टर मेहता ने सुधारा, नहीं, महाशय तपस्या कही है। मैं मिस्टर मेहता को धन्यवाद देता हूं कि इसे तपस्या ही कहना चाहिए। बड़ी कठोर तपस्या। बिजली ने जो तपस्या की है वह प्रांत के ही नहीं, राष्ट्र के इतिहास में भी अभूतपूर्व है। बिजली पत्रिका के बारे में बोल रहे हैं। मिस मालती ने एक पैक और दे दिया। हमारे संघ ने निश्चय भी किया है कि काउंसिल में आपकी जो जगह खाली हो उसके लिए आपको उम्मीदवार खड़ा किया जाए। आपको केवल अपनी स्वीकृति देनी होगी, शेष सारा काम वो कर लेंगे। ओंकारनाथ तो और चढ़ने लगा, मैं आप लोगों का सेवक हूं, है ना। तो ऐसे करके मिस मालती ने इसको भी शराब पिला दी, जबकि ये शराब पीता नहीं है। हम लोगों को आपसे ऐसी आशा है। अब तक झूठे देवताओं के सामने नाक रगड़ते रगड़ते हार गए। ये देखो, हम में से आज से कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई शूद्र नहीं है, कोई हिंदू नहीं है,
कोई मुसलमान नहीं है, कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है, सब एक ही माता के बालक, एक ही गोद के खेलने वाले, एक ही थाली के खाने वाले भाई हैं। अरे कौन बोल रहा है? मालती बोल रही है कि संपादक बोल रहा है भाई? ये मालती बोल रही है। लिख लो, ये मालती बोल रही है। ये मालती का कथन है, मालती का। अब देखो, मालती ने उसी स्वर में कहा, और इससे भी अधिक उनकी पुरुष भावना का, एक रमणी के हाथों से, मालती ने उसी स्वर में कहा और इससे भी अधिक उसकी पुरुष भावना का, एक रमणी के हाथों से शराब का प्याला पाकर वह कौन भद्र पुरुष होगा जो इंकार कर दे? ये तो नारी जाति का अपमान होगा, और उस नारी जाति का जिसके नैन बाणों से अपने हृदय को विधवाने की लालसा पुरुष मात्र में होती है। ये कौन कह रहा है? मालती। लिख लो, ये मालती कह रही है। देख लो भाई। और इसके बाद में तो मालती ने क्या किया है? बर्फ, शराब और सोडा, तीन चीज चाहिए होती है इसमें। पहले से ही तैयार था। मालती ने ओंकार नाथ को अपने हाथों से लाल विष से भरा हुआ गिलास दे दिया। तो लाल विष है क्या ये? लाल परी, लाल रंग की वाइन है, पर अब उसके लिए तो विष ही है, नहीं पीने वालों के लिए तो जहर ही है ये दे दिया। और ऐसी जादू भरी चितवन से देखा उसको। ये कहते हैं ना बड़े बड़े लोग कि हम शराब नहीं पीते हैं। एक सुंदरी यदि पैक बनाकर उसकी तरफ बढ़ा दे और प्रेम भरे नेत्र से उसको देख ले, साम्राज्य ढह जाते हैं। सिद्धांतों की तो बात ही क्या है, हर कोई पी लेगा। तुम में से कोई है क्या ऐसा कि साहब हम नहीं पियेंगे, चाहे ऐश्वर्या राय ले आए प्याला बना के? नहीं पिएगा? बेटा अभी कह रहा है, मैं कैसे मान लू? भाई ये देखो, अभी तो भावनाओं में कह रहे हैं, अभी तो मैं भी कह रहा हूं कि मैं भी नहीं पीऊंगा, पर एक बार मौका मिले तो हो सकता है मैं मना ही नहीं करूं। है, कई बार मिला। अरे दोस्त नहीं, दोस्तानी की बात हो रही है। बैलों के संग बैल, तो बैल नहीं, किसी गाय ने बना के दिया है पैक। मुद्दा ये नहीं, याद ये तो ये कह रही है ना, इसके हाथों से प्याला बना के और मधुर नेत्रों से देखते हुए तेरे को प्याला बना के दिया हो, दिया है, फिर तो सही है, फिर तो सही है। तो भाई ये तो प्याला है ना? तो मित्रों, भाई तुम एक बात देखो, देखो थोड़ी देर के लिए भक्ति, भावना, ईश्वर, समाज सेवा सबको भूल जाओ। सीधी सी बात करो, खुल करके बात करो। मनुष्य कौन सी चीज चाहता है? तो एक नंबर पर धन दौलत, दूसरे नंबर पर सौंदर्य। बताओ क्या गलत बात है? आम मनुष्य की यही सोच है। सांसारिक प्राणी यही चाहता है कि भाई बढ़िया से मेरे पास पैसा हो, है ना, और जीवन में बढ़िया भोग विलास हो। स्थूल तो जीवन का लक्ष्य यही होता है, पर वास्तव में जीवन का लक्ष्य होना नहीं चाहिए। ना तो धन संपत्ति शाश्वत है। लोग सही कहते हैं, संत लोग कहते हैं भाई देखो, हमको सुख नहीं चाहिए क्या? सुख तो हमको चाहिए, पर हमको ऐसा सुख नहीं चाहिए जो 10 दिन का हो, 20 दिन का हो, 2 साल का हो, 70 साल का हो, 100 साल का हो। हमको तो करोड़ों करोड़ों सालों का, हमेशा हमेशा का सुख चाहिए। तो हमेशा का सुख तो तुम परमात्मा के साथ जुड़ोगे, वही सुख चिर है। बाकी और तो इंद्रियों का है। जैसे इंद्रियां ढीली हुई, आंखों में झाई पड़ेंगी, कान कम सुनेंगे, हाथ उठेंगे ही नहीं, जीभ वैसे नहीं चलेगी, दांत नहीं रहेंगे, तो इंद्रिय सुख आदमी कब तक ले लेगा? नहीं, इंद्रिय सुख लेने की एक सीमा है। लेकिन परमात्मा का जो सुख है वो इतना शाश्वत है कि वो वही है, भक्ति का जो रस बोलते हैं ना उसको,
कि ब्रह्मानंद, और ब्रह्मानंद सहोदर तो एक समय तक है, तो वो है सुख सब चाहते हैं, पर सुख का रूप अलग अलग होता है। तो खैर कोई नहीं, देखो ना, ऐसी महिला के कोमल हाथों से विष भी मिले तो सिरोधार्य करना चाहिए। जिस सौभाग्य के लिए बड़े बड़े राजा तरसते हैं, वह आज उसके सामने खड़ा है, ऊंचे सैंडल पहनने वाली लेडीज पिला रही है? मालती पहनती है ऊंचा सैंडल, और फिर तो तू कहते ना मस्तरम तेरे शादी में जो आए कि शर्त कंपलसरी है, मेरी शादी में तो पीनी पड़ेगी, है ना? और मैंने ऐसे ऐसे भी लोग देखे हैं जो पीने के लिए तो लाश टपकाते हैं, चाहे तो खराब से खराब चीज है, पर उनके पास पैसे ही नहीं है, पिए कहां से? दूसरे की बाढ़ देखते रहते हैं कि कब पार्टी कर दे, कब मैं पी लूं। कोई बात नहीं है। अब आप देख रहे हो यहां पर एक बात ये पैदा हुई है, यहां वैसे तो ना भांग तो ओंकारनाथ खूब पीता है, पर शराब उसको पहली बार यहीं पिलाई है। और देखो कितनी पिलाई है मालती ने उसको, होश आवास नहीं है। संपादक जी ने लाल और ज्योति ही नेत्रों से देखा, तुम हमारी तारीफ क्यों की बोलो, क्यों हमारी तारीफ की? हम किसी का नौकर नहीं है, किसी के बाप का नौकर नहीं है, किसी साले का दिया नहीं खाते, हम खुद संपादक हैं, हम बिजली का संपादक है, चढ़ गई इसको पूरी। हम उसमें सबका तारीफ करेगा, देवी जी हम तुम्हारा तारीफ नहीं करेगा, हम कोई बड़ा आदमी नहीं है, हम सबका गुलाम है, हम आपका चरण रज है, मालती देवी हमारी लक्ष्मी, हमारी सरस्वती, हमारी राधा है। ये कहते हुए मालती के चरणों की तरफ झुके और मुंह के बल फर्श पर गिर पड़े। ऐसी होती है शराब। और मिर्जा खुर्शीद ने दौड़कर उन्हें संभाला और कुर्सियां हटाकर वहीं जमीन पर लिटा दिया। फिर उनके कानों के पास मुंह ले जाकर बोले, राम राम सत्य कहिए तो जनाजा निकाले। है? और सुन लाला तू, जब शादी होती है ना नई नई, तो बीबी एक रहस्यवाद को लेके आती है छायावाद से। नहीं, मैं बता रहा हूं, वो इस रहस्यवाद को लेकर आती है कि मुझे अपने पति के पूरे राज जानने हैं अब तक के, होशो हवास में वो बतलाता नहीं है, तो उसको फुल पिलाते हैं, पी जा पी जा, एक बियर पी जा, दो बियर पी जा, दो में तो उसका अस्तित्व हिलने लग जाएगा, तीसरी में वो टल्ली टल्ली में टल्ली हो गई, तो टल्ली कर देते हैं और फिर पूछते हैं, बता मेरे बारे में क्या सोचते हो? अब वो जो बोलेगा सही बोलेगा और सच के सिवा कुछ नहीं बोलेगा। अब फिर पूछेगी वो बीबी कि पहले कोई रही थी क्या? वैसे तो कहेगा ए क्या बात कर रही है, तो कहेगा रही तो है, नंबर चाहिए, ये निगाह नंबर, है ना? सब जानकारी ले ली फुल फ्रेश। इसलिए पत्नी के सामने कभी भी वाइन नहीं पीनी चाहिए, नहीं ऐसी ऐसी बात कह दी जाती है जिनसे आगे आने वाला जीवन जो है गृहस्थी संकट में पड़ जाता है। ये भी सीख मैं लड़कों को दे रहा हूं, है ना? हाँ। और पियो तो फिर वो पीना जिनको लगे कि अब हाँ चाहे 10 बोतल पिला दे झूठ ही झूठ चलेगी। पर आमतौर से झूठ बोल नहीं पाता है पीने वाला। तो भाई ये तो बेचारा मुंह के बल गिरा है पी पा करके। मिर्जा खुर्शीद ने दौड़ के उसे संभाल लिया, कुर्सी हटाकर वहीं जमीन पर लिटा दिया। फिर उनके कानों के पास मुंह ले जाकर बोले, राम नाम सत्य हो गया तेरा, अब जनाजा निकाले, तू तो मर गया। राय साहब ने कहा, कल देख लेना कितना बिगड़ेगा होश आने पर ये कि मेरे को तुमने पिला दी। एक एक को अपने पत्र में रगड़ेगा ये नाम दे दे करके, और ऐसा रगे देगा कि आप भी शायद याद करेंगे, एक ही दुष्ट है, किसी पर दया नहीं करता ये, और लिखने में तो अपना जोड़ नहीं रखता। तो सबसे जानदार कौन लिखता है? ओंकारनाथ। और ऐसा गधा आदमी कैसे इतना अच्छा लिखता है, यह रहस्य है। कि वैसे तो ये बुद्धू है, पर ये लिखता इतना बढ़िया क्यों है? तो सबसे बढ़िया लिखाड़ किसको बताया है? ओंकारनाथ को। कभी तुम प्रोफेसर मेहता पर वोट लगाया हो ना?
कई आदमियों ने संपादक जी को उठाया और ले जाकर के इस कमरे में लिटा दिया। उधर पंडाल में क्या चल रहा है, उधर धनुष यज्ञ हो रहा है। कई बार इन लोगों को बुलाने के लिए आदमी आ चुके थे, कई हुक्काम भी पंडाल में आ पहुंचे थे, लोग उधर जाने को तैयार हो रहे थे। अचानक एक अफगान आ गया। अब ये प्रसंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से अंक में चल रहा है ये प्रसंग? 6 में। तो गाय कौन से अंक में आई, गाय कौन से अंक में हीरा ने मारी, शिकार पर पार्टी खेलने कौन से अंक में गए, और धनुष यज्ञ कौन से अंक में चल रहा है? ये चारों सवाल इंपॉर्टेंट है। गाय कौन से अंक में आ गई? 5 में। अभी गाय मरेगी अगले अंकों में। शिकार का प्रसंग भी आगे आएगा। अभी 4 में गाय मर खा गई। हाँ, 4 में गाय आई, तेरे में 5 में आई होगी। तू 5 कर जाना, हमको कंफ्यूज कर रही है। गाय तो 4 में आ गई, गाय का नाम रख दिया सुंदरिया। सुनो, अब एक अफगान आ गया कोई तुम्हारी तरह। यहां तो धनुष यज्ञ का नाटक हो रहा है और कोई अफगान आ गया, कोई डाकू आ गया, और गोरा रंग और बड़ी बड़ी मूछे, ऊंचा कद, चौड़ा सीना, आंखों में निर्भयता का उन्माद लिए, ढीला नीचा कुर्ता, पैरों में सलवार, जरी के काम की सर्दी, सिर पर पगड़ी वगैरह वगैरह, और चमड़े का बैग, और कंधों पर बंदूक और है इसके पास तो भाई, और कमर में तलवार बांधे। किधर से आ खड़ा हुआ, कमर में तलवार बंध रही है, और गरज कर बोला, खबरदार कोई यहां से मत जाओ, हमारा साथ का आदमी पर डाका पड़ा है, यहाँ का जो सरदार है वह हमारा आदमी को लूट लिया है, उसका माल तुमको देना होगा, एक एक कौड़ी देना होगा। कहाँ है सरदार, उसको बुलाओ। है क्या कह रहा है कि हमारा साथ का आदमी पर डाका पड़ा है, हमारे साथ के आदमी को लूटा है, यहाँ का सरदार उसकी भरपाई करेगा। कौन है बताओ, बुलाओ उसको।